हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से हर एक बच्चे को विद इन सेकंड में सॉल्व करना सिखा देंगे। पर आपको वीडियो को पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से देखना और समझना पड़ेगा। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। हर एक टाइप के सवालों को हम रखे हैं, तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा डियर फ्रेंड्स जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको देखना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये संख्या लिखी गई है, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए, 2345 का जो रिलेशन 196 के साथ है, 6492 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 2345 को जिस प्रकार उसने 196 लिखा है, 6492 को हम क्या लिख सकते हैं। अभी आपके लिए ये हो सकता हो सवाल जो है मुश्किल लग रहा हो, पर मेरी एक बात आप समझ लीजिएगा, विद इन सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। बात क्या है सर, हर एक प्रश्न में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। बात हम बता रहे हैं, स्टार बना के लिखिएगा। बात क्या है सर, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। और दूसरी और जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जाए, तो हम या तो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिजिट को ऐड करते हैं। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा सवालों को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। सर देखो, यहाँ पर 196 है। अगर 196 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर 14 का स्क्वायर, 14 में 196 हो जाएगा। अब आपको 2345 से 196 नहीं बनाना है, अब आपको बनाना है 14। तो अब कैसे करेंगे सर, देखो, बड़ी संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाना है, तो डिजिट को हम या तो ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई। तो चलो हम इसको कर देते हैं ऐड, मतलब 2 + 3 + 4 प्लस कर देते हैं 5। तो 5 4 9 9 3 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 196 हो जाएगा। सेम लॉजिक आपको 6492 के साथ अप्लाई करना है, मतलब इसके सभी डिजिट को हमें करना है ऐड। तो चलो ऐड करते हैं। 6 4 10, 10 9 19, 19 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखो, आपने जब डिजिट को ऐड किया था तो 14 आया था, 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 196 आ जाएगा। तो हमने डिजिट को ऐड किया, 21 आ गया। 21 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो 441 हो जाएगा। 441 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को और सवाल के लॉजिक को बहुत ही शानदार तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन जाएंगे, एकदम इजी टू मॉडरेट, एकदम एग्जाम हॉल वाला पेपर हम लेकर आए हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। देखिए, क्वेश्चन दूसरा जो है कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 1728 के साथ है, वही 17 का रिलेशन क्या होगा। सर आपने अभी बताया कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब भी बनाना पड़े तो हम या तो मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। 13 छोटी संख्या है, 13 से हमें 1728 बनाना है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो या तो वहां पर मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर या तो क्यूब करते हैं। बात आप इतना हमेशा समझिएगा, ठीक है। देखो, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब करते हैं, और जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आएंगे तो या तो मल्टीप्लाई करते हैं
हैं या तो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, दो बातें हैं, तो चलो बनाते हैं सर। देखो दूसरी बात हमने बताया था, अगर हम 1728 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर ये संख्या हमें दिखाई दे रही है घन, किसका घन है, 12 का क्यूब कर देते हैं तो आपके सामने संख्या निकल कर आएगी 1728, मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12 कर देंगे तब। अब आपको 13 से जो है 1728 नहीं बनाना, 13 से आपको 12 बनाना है। तो सर ये तो आसान है, -1 कर देंगे 12 हो जाएगा, उसका क्यूब कर देंगे 1728 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 16 है, 17 है, 17 से 1 माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 16। देखो 16 का भी हम करेंगे क्यूब, 16 का क्यूब का मतलब है कि 16 को जो है हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपके सामने इतना बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए और आप चाहते हो डिजिट से सॉल्व करना तो कैसे करोगे। देखो 16 का क्यूब जो होता है वो होता है 40 96 होता है, तो 40 96 तो ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद होता और आप डिजिट से करते तो कैसे करते, देखो 6 छाम 36, यहाँ पर कितना आ गया 36। अब हमें इकाई अंक लेना है तो 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 छाम 36, जिस भी ऑप्शन का इकाई अंक 1 होता वही राइट आंसर हो जाता। तो 6 केवल इकाई अंक ऑप्शन सेकंड में है और फिर भी आपका राइट आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब तक तो यहाँ पर नंबर दिखाई दे गए थे, लेकिन अब यहाँ पर लेटर दिखाई दिए हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना है, लेटर के क्वेश्चन है तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनको प्लेस वैल्यू नहीं याद है, तो हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, आप याद करते हुए चलिएगा। देखो सी है, सी का अगर देखो पहले से अगर हम पहले का रिलेशन बना रहे हैं तो सी के बाद डी आता है, उसने डी को लिखा है। चलो सर यहाँ पर टी है तो टी के बाद कौन सा लेटर आता है, यू आता है, तो यू तो सभी ऑप्शन में है। अच्छा अभी हम नहीं जा सकते, देखो ए से उसने बनाया है सी, ए का होता है 1, सी का होता है 3, 1 से 3 पे जाना है मतलब 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ओ है, ओ का होता है प्लेस वैल्यू 15, 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17, 17 पे कौन सा लेटर आता है, क्यू आता है। यहाँ पर यन है, यन से उसने बनाया है क्यू, तो यन का होता है प्लेस वैल्यू 14, क्यू का होता है 17, 14 से अगर हमें 17 पे जाना है तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यन से आगे जाएंगे कितना, 3 जोड़ेंगे तो यन से फिर क्या बन जाएगा हमारा, क्यू बन जाएगा। तो यू क्यू, क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू है, एक ऑप्शन सेकंड है, एक ऑप्शन थर्ड है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। अब देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पर ओ है, ओ का आपका जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 15, ठीक है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। तो देखो 15 को उसने 19 लिखा है, यस है ना, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 19 है, 19 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 23, 23 पे कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी है, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, उसने लिखा है यू, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21, अगर हम 16 से 21 पे जाएंगे तो 5 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आई है, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, 9 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर यन आता है, तो यन हमने लिख दिया। देखो क्यू, यू जो है यू क्यू क्यू डब्ल्यू एन, यू क्यू क्यू डब्ल्यू एन। अब आगे चेक करो, देखो y है, y को उसने लिखा है ई, y का प्लेस वैल्यू होता है 25, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, अगर 25 से हमें 5 पे आना है तो देखो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं 26, 26, अब 26 से 5 पे आओगे तो 5 ऐड करोगे और 25 से 26 पे आओगे 1 ऐड करोगे, मतलब कितना जोड़ा है 6 को ऐड किया है। तो यहाँ पर यल है, यल का प्लेस वैल्यू होता है 12, 12 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 पे कौन सा लेटर आता है, आर आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर। तो यू
QQWNR ऑप्शन फोर्थ में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना हम बेसिक मेथड से इसलिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो पाए, इसलिए हम इतना एक एक लेटर को आपको काउंट कर करके बता रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई थोड़ा सा फास्ट चल रहे होंगे, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने हर एक भाई को आप साथ में लेकर चलिए। अपने चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है डियर फ्रेंड्स, कि आज तक जिसको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है, यद्यपि वह हमारी क्लास को पहली भी बार देख रहा है, तो वो ये कहकर ना जा पाए कि सर हमें आपकी क्लास में समझ में नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों का ख्याल रखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है सेट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक ही सवाल से आपका हर एक टाइप का इसका सवाल आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे, पर मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए सेट की संख्याओं द्वारा किया जाता है। मतलब जिस प्रकार 277, 14 और 9 को लिखा गया है, सेम इसी लॉजिक से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। तो देखो जब भी आपके सामने सेट्स का क्वेश्चन आता है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मेरी एक बात आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा। बात क्या है सर कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है, हमें छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या बनाना पड़ता है। मेरी बात आप ये हमेशा याद रखना कि जितनी भी छोटी संख्या दी गई हैं, छोटी संख्याओं से ही बड़ी संख्या बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने बताया जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया जाता है, तो या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। बात ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो देखो यहाँ पर 277 है, 14 है, 9 है, तो छोटी संख्या क्या है सर, 14 है, 9 है। 14 और 9 से हमें 277 बनाना है। तो अगर 14 और 9 को मल्टीप्लाई भी हम कर दे रहे हैं, तब भी हमारा 277 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे सर, स्क्वायर करके चेक करते हैं दोनों संख्या का। अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। हमें 277 लाना है, तो अगर 196 में हम 81 को ऐड करते हैं तो 277 ही तो आ जाएगा। मतलब किया क्या गया है सर कि जो छोटी संख्याएं थी, दोनों संख्या का स्क्वायर कर दिया गया है और दोनों को ऐड कर दिया गया है, तो ये बड़ी वाली संख्या हमें मिल गई है। तो यही सेम पैटर्न आपको ऑप्शन में फॉलो कराना है। तो चलो कराते हैं। देखो 11 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे 265 हो जाएगा। यहाँ पर 364 लिखा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर 17 का स्क्वायर करते हैं तो देखो 289 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 123, 289 छोटा है, तो अगर 8 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तब तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। तो मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब करते हैं 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। दोनों को हम करते हैं ऐड, 9 4 हो जाएगा 13, कैरी 1 आ जाएगा, 6 4 10, 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 313 हो जाएगा। यहाँ पर उसने लिखा कितना है, 313 ही तो लिखा है। यहाँ पर हमने 14 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, तो ये बड़ी वाली संख्या मिल गई थी। यहाँ पर हमने क्या किया, 12 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया, तो 313 मिल गया और यहाँ पर 313 ही तो उसने लिखा है। मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस समय। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हर एक एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और मेरी कही हुई बातों को याद रखिएगा। विद इन सेकंड में आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कर लोगे यदि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तब। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में स्पेस को 591 के रूप में लिखा जाता है और रोटन को 670 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में मीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो स्पेस को 5 और 91 लिखा है, कैसे लिख सकते हैं,
तो एक बार आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी बहुत सारे लेटर दिखाई दे जाए, आपको बहुत सारे लेटर दिखाई दे जाए और उसका एक सिंगल डिजिट में, आपको सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में बहुत छोटी संख्या बना के लिखी जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें कितने लेटर हैं ये काउंट किया गया है। बात को मेरी आप गौर कीजिएगा, एक भी शब्द जितना भी बोल रहे हैं फालतू का शब्द नहीं बोलेंगे, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर जब भी बहुत सारी संख्याएं लेटर दिए जाएं और उसको बहुत छोटी डिजिट में लिखा जाए, इसका मतलब होता है कि लेटर को काउंट किया गया है। ठीक है, तो चलो काउंट करते हैं। देखो स्पेस में 1 2 3 4 5, कितने लेटर है? 5, उसने 5 ही लिखा है। रोटन को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखा है। अच्छा सर मीन है तो 1 2 3 4, मतलब आगे तो 4 आएगा, लेकिन चारों ऑप्शन में आगे 4 है, तो अभी तो हम नहीं निकाल सकते। 4 आएगा ये बात तो तय है। कहाँ से आया आपने समझ लिया। अब आपको क्या करना है, स्पेस से बनाना है 91। तो चलो स्पेस का प्लेस वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं। यस का 19 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 16 दूना 32, 32 3 35, 35 1 36, है ना, 36 3 39, 39 5 आपका कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। लेकिन उसने लिखा है 91। अब हम क्या करेंगे सर, हमारा तो 44 आ रहा है, उसने 91 लिखा है, अगर हम इसको ऐड भी कर लेते हैं तब, तो हम क्या करेंगे, जब आपका ऐड करने पर नहीं आ रहा है तो आप इसका अपोजिट नंबर ऐड करके चेक करो। अपोजिट नंबर का मतलब कि दो नंबर को जोड़ने पर 27 हो जाए। बात समझिएगा, 19 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए। 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 11 ऐड कर दो। 1 में कितना जोड़े? 26 ऐड कर दो। 3 में कितना जोड़े? 24 ऐड कर दो। 5 में कितना जोड़े? 22 ऐड कर दो। अब हमें इसको सबको ऐड करना है। तो देखो 22 और 8 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 11 41 हो जाएगा। 41 6 47 हो जाएगा। 47 20 67 हो जाएगा। 67 में अगर हम जो है 24 को ऐड करते हैं तो 6 2 8 1 कितना आ जा रहा है? 91 आ जा रहा है। मतलब जो यहाँ पर लेटर लिखा गया है उसका अपोजिट लेटर को उसने प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसने यहाँ पर लिखा है। तो चलो मीन के साथ भी वही रूल हम अप्लाई करते हैं। देखो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। अब 13 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? अपोजिट लाने के लिए जोड़ना पड़ता है कि दो नंबर को जोड़ने पर योगफल उनका 27 कब होगा। तो अगर हम इसमें 14 जोड़ देंगे, यहाँ पर 22 जोड़ देंगे, 1 में 26 जोड़ देंगे, 14 में क्या करेंगे हम सर? 13 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। अब इस सबको हमें करना है ऐड। तो चलो देखो 22 4 26 10 36, 36 6 42, 42 और उसके बाद 20 आपका कितना हो जाएगा? 62, 62 3 65 और 10 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो मीन में कुल लेटर कितने हैं? 4 हैं और अपोजिट लेटर को ऐड करने पर कितना आया है? 75। तो मतलब 4 और 75 जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर है। सर ये तो ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ मेरी एक वर्ड याद रखिएगा, ऐसा सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात क्या है सर? कॉमन संख्या। अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। कोई ऐसी संख्या जो कम से कम 2 जगह पर दिखाई दे, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी जगह दिखाई दे, मतलब 2 3 4 5 6 जगह पर एक ही संख्या बार बार अगर दिखाई दे रही है तो उसका मतलब है कॉमन। ठीक है, तो चलो हम इसमें कॉमन ही ढूंढते हैं और उसी के माध्यम सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कोडित प्रणाली में मैंगो इस स्वीट को लिखा है 629 के रूप में कोडित किया जाता है। मैंगो ट्री इज टाल को 7289 के रूप में कोडित किया जाता है और टाल ट्री इज हेल्दी को उसने लिखा है 5287 के रूप में कोडित किया जाता है। इस कोडिंग सिस्टम में हेल्दी के लिए क्या कूट है? तो हमें क्या करना है? हमें कॉमन ढूंढना है। चलो देखो पहले आप नंबर में कॉमन ढूंढा कीजिए।
अगर इस पहले और दूसरे नंबर में हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो 6 2 9 है। अब यहाँ पर क्या है 2 8 9 है। कोई ऐसी संख्या जो दोनों जगह पर दिखाई दे रही है? आप बोलोगे हाँ सर 6, देखो 2 और 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 और 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको इस जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है इसमें देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पर मैंगो इज स्वीट है, मैंगो ट्री इज टाल है। यहाँ पर हमें मैंगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें मैंगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इज दिखाई दे रहा है। तो मतलब 2 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंगो लिख सकते हैं और उसके बाद इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। अगर हम पहले और तीसरे में देख रहे हैं, पहले और तीसरे में तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 तो हमने पहले ही लिख लिया है। अब इस दूसरे और तीसरे में ढूंढो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर 7 2 8 9 है, 5 2 8 7 है। देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो 7 8 यहाँ पर नंबर में हमें कॉमन दिखाई दे गया। अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा उसमें देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पर टाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्री दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर 8 और 7 को हम लिख क्या सकते हैं? टाल लिख सकते हैं और ट्री लिख सकते हैं। तो हमें तो निकालना है सर हेल्दी के लिए, तो हेल्दी किस सेंटेंस में है वो आप पकड़िए। सर हेल्दी यहाँ पर है, हेल्दी यहाँ पर है। देखो टाल और ट्री को आपने कट किया है, तो टाल के लिए आपने क्या लिखा? 8 और 7 को हम कट कर देंगे, तो 8 और 7 को हमने कट कर दिया। देखो यहाँ पर इज है, इज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं, तो हमने इज को कट कर दिया, यहाँ से हमने 2 को कट कर दिया। बचा हमारा एक नंबर बचा है और एक वर्ड बचा है। तो हेल्दी के लिए हम किसको दर्शाएंगे? 5 को लिखेंगे। तो 5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस मेरा एक वर्ड याद रखिएगा, कॉमन संख्या। ठीक है, कॉमन लेटर या कॉमन नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब है सर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो करना क्या है, देखो अब यहाँ पर हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। चलो एक एक लेटर को हम काउंट करते हैं। देखो पी के बाद कौन सा लेटर आता है? क्यू, क्यू के बाद क्या आता है? आर, आर के बाद आता है एस। तो देखो अलग अलग लेटर आ रहा है ना, पी क्यू आर एस, तो आगे कौन सा लेटर आएगा? टी आएगा, है ना। टी से कौन सा ऑप्शन शुरू है? सर एक ही ऑप्शन शुरू है, पूरा चेक भी नहीं करना पड़ेगा और आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो चेक कर देते हैं। देखो जी है, जी को उसने लिखा है जे, जे को उसने लिखा है यम, यम को उसने लिखा है पी। जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। तो 7 से 10 बनाने के +3, 10 से 13 बनाने के लिए +3, 13 से 16 बनाने के लिए +3। तो यहाँ पर 16 है, 16 में भी हम +3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19। 19 पे हमारा कौन सा लेटर आता है? आता है यस, टी एस हो जाएगा। तो टी एस से ऑप्शन 3 ही शुरू है डियर फ्रेंड्स और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरे के पूरे लेटर को चेक नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो और एग्जाम हॉल में सवालों को सॉल्व कर रहे हो तो हमें पूरा चेक नहीं करना पड़ता है, बस लॉजिक ढूंढना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन इतना चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि यकीन मानिएगा इसको अच्छे अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जबकि ये प्रश्न ही आपका सीरीज का ही है। ठीक है, लेटर सीरीज का है, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, कैसे आएगा। तो चलो देखते हैं। सर देखो उसने लिखा है बी को उसने लिखा है सी, सी को लिखा है डी, डी को लिखा है ई, ई को लिखा है एफ। तो देखो बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। तो जी से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, पर चारों ऑप्शन शुरू है तो अभी हम टिक नहीं कर सकते हैं। अब देखो लास्ट वाले लेटर को हम चेक करते हैं। के के बाद यल, यल के बाद यम, यम के बाद यन, यन के बाद ओ, ओ के बाद कौन सा चौथे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? पी आएगा। तो जी और पी से चारों ऑप्शन शुरू हैं, अभी भी हम नहीं चेक कर सकते। देखो ए ई लिखा है, आई ओ लिखा है, यू ए लिखा है, ई आई लिखा है,
ओ यू लिखा है, ये कर क्या रहा है सर? देखो बहुत सारे लोग इसमें ए का 1 लिखेंगे, ई का 5 लिखेंगे, आई का 9 लिखेंगे, ओ का 15 लिखेंगे, यू का 21 लिखेंगे, ए का 1 लिखेंगे, ई का 5 लिखेंगे, आई का 9 लिखेंगे। देखो 1 से अगर आपको 9 भी बनाना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 से अगर आपको 21 पे जाना है तो सर 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 से आपको जो है 21 से आपको 5 पे आना है, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें लॉजिक नहीं सेट हो रहा है। लॉजिक क्या लगाया गया है? तो जी से शुरू है, पी पे समाप्त है, ये तो पता चला। तो आप एक बात मेरी याद रखिए कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल होते हैं? आप बोलोगे सर 5 होते हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ और यू होता है। उसने देखो ए, ई पहले लिखा है, फिर आई, ओ लिखा है, मतलब ए, ई एक साथ, ई, आई एक साथ। देखो ए, ई एक साथ, उसने क्या किया है? ए, ई को एक साथ, फिर आई, ओ को एक साथ। यहाँ पर देखो आई, ओ को एक साथ, फिर यू आएगा, 2 अक्षर लिखना है, तो यू के बाद क्या लिखा जाएगा? ए। तो यू, ए को उसने लिखा है एक साथ। अब देखो यू और ए जब एक साथ हो गया तो अब की बार क्या आएगा? ई, आई एक साथ, तो उसने ई, आई एक साथ लिखा है। ई, आई के बाद क्या लिखेगा? ओ और यू को, तो उसने ओ और यू को लिखा है। ओ और यू जब हो गया तो अगली बार सीरीज जब चलेगी तो कैसे लिखा जाएगा? ए और ई को लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ए और ई को लिखा जाएगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक था डियर फ्रेंड्स। तो GEAP किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का अपने उत्तर के रूप में चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है। रेटिना है, आंख है, स्टेप्स है। तो सर रेटिना का जो संबंध आंख के साथ है वही स्टेप्स का संबंध किसके साथ होगा? तो सर रेटिना का आंख से क्या संबंध है? आप ऐसे सिंपल सा बताओगे कि सर जो हमारी रेटिना होती है वो आंख में पाई जाती है, मतलब आंख का ही एक अंग है हमारा रेटिना। तो सर ये जो स्टेप्स है ये किसका अंग है? तो स्टेप्स को ही हम बोलते हैं या स्टेप बोलते हैं या स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है, स्टेपीज बोलते हैं। तो स्टेपीज क्या है? सर कान की सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की, सबसे मुलायम हड्डी, सबसे मुलायम हड्डी जो होती है, छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में होती है। तो स्टेप्स कहाँ पाया जाता है? किसका अंग है? आप बोलोगे सर कान का अंग है। ये जीएस बेस्ड है, जीके जीएस बेस्ड, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो स्टेपीज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कान ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इस तरीके का प्रश्न या तो रेलवे में या तो यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है, आप इसको जितना फास्ट बना सकते हो बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दिया गया प्रश्न अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों की निम्नलिखित श्रृंखला पर आधारित है। इधर से लेफ्ट है, इधर से राइट है। अब कह रहा है कि कौन सा अवयव बाएं से 13वें घटक के बाएं 5वें स्थान पर है? तो देखो बायां कह रहा है तो बायां तो इधर दिया गया है, बाएं से 13वां, तो एक एक लेटर को आपको काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे कौन सा लेटर है हमारा? डी। कह रहा है घटक के बाएं 5वें स्थान पर। अगर आप मान लो इधर को मुंह करके बैठे हो तो आपका बायां किधर होगा? आप बोलोगे सर इस साइड, दायां किधर होगा? इस साइड। जिस घटक पे हो उसके बाएं 5वां, तो बायां कौन है? ये इस साइड हमें जाना है सर, कितना नंबर? 5 नंबर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, हम कहाँ पे पहुंच गए सर?
परसेंटेज पर पहुंच गए। तो परसेंटेज तो ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल को भी सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि पी, क्यू, आर, एस और टी की औसत आयु 27 है, आर और एस की औसत आयु जो है 37 है और क्यू और टी की औसत आयु 18 है। पी की आयु क्या होगी? तो देखो, जब भी एक बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी औसत दिया जाएगा, औसत अगर दिया गया है तो अगर उसका हम योगफल निकालते हैं तो योगफल कैसे निकाला जाता है? जो टोटल उसने दिया हो उसका मतलब टोटल और जितने नंबर उसमें दिए गए हो उसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका योगफल जो है निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पी क्यू आर एस टी है ना, पी क्यू आर एस टी का जो है औसत आयु जो है कितना दिया है? 27। तो योगफल निकालते हैं इन पांचों का, 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, इनका औसत आयु कैसे निकालेंगे? देखो हमने कर दिया 27, कितने लोग हैं? 5, तो उसको हम 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 27 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 20 पंजे 100 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि आर और एस की औसत आयु 37 है, तो आर और एस है तो हमने लिख दिया आर और एस की औसत आयु 37 है, तो 37 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। आगे कह रहा है क्यू और टी की औसत आयु, तो सर क्यू तो हमारा जो है यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है और टी हमारा यहाँ पर है, तो क्यू और टी की जो औसत आयु है वो कितना है? 18। तो दो लोगों को हमने लिखा क्यू और टी, इनका योगफल 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 6 4 10 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने लोग मिल गए, वो पूछ रहा है पी की आयु क्या होगी, तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू आर एस टी है, तो क्यू आर एस टी का टोटल कितना? पी क्यू आर एस टी सब का टोटल है 135, जिसमें से क्यू आर एस टी का है 110। तो अब आप ये बताइए कि 5 लोग हैं उनका जो है 135 है और उनमें से 4 लोगों का 110 है, तो जो एक बचा है उसको हम कैसे निकालेंगे? माइनस कर देते हैं। तो 135 से अगर जो है 110 को माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 25। वो संख्या कौन सी बची है? पी बची है। मतलब पी की जो आयु है वो कितना है? 25 ईयर्स है, 25 वर्ष है। ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये लेटर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब कुछ बातें आप मेरी याद रखिएगा। पहली बात क्या है सर कि जब भी छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब कर कर हम चेक करते हैं। ये बात हम अक्सर आपको बताते हैं। दूसरी बात क्या बताते हैं आपको? जब भी संख्याओं में बहुत ज़्यादा गैप ना दिया जाए तो उनको हम डिफरेंस के लॉजिक से सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है सर, 10 है, 21 है, 35 है, 56 है, 90 है, 145, 231, 360। संख्या छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई
स्क्वायर और क्यूब वाला रूल तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ गई है। लेकिन अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, 1 जोड़ोगे 21 हो जाएगा। लेकिन 21 से 35 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। स्क्वायर करेंगे कैसे सर? स्क्वायर करने पर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जब हम क्यूब करेंगे तब तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो जब आपको कुछ भी समझ में ना आए और संख्या श्रृंखला की दी जाए, नंबर सीरीज की दी जाए, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आपको डिफरेंस लगा देना है, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 10 और 21 का डिफरेंस कितने का है? 10 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35। 35 में अगर जो है हम 21 को ऐड करेंगे तो हमारा संख्या हो जाएगी 56। 56 में अगर जो है हम कितना ऐड करेंगे? 56 4 60, कितना ऐड करेंगे? प्लस 34 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी हमारा 90 हो जाएगी। अब 90 में कितना ऐड करेंगे कि कितना हो जाए हमारा? 145 हो जाए। कितना हो जाए? 145 हो जाए। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 55। अब आगे भी ऐसे डिफरेंस जाएगा, आगे भी हमारा ऐसे ही डिफरेंस जाएगा। तो चलो अब देखो यहाँ पर 11 ऐड किया, 14 ऐड किया, 21 ऐड किया, 34 ऐड किया, 55 ऐड किया, तो आगे हम क्या ऐड करेंगे? अभी तो हमें लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं सर? डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं। मतलब 11 से अगर आपको 14 बनाना है तो आप प्लस 3 ऐड करोगे, 14 से आपको 21 बनाना है तो प्लस 7 ऐड करोगे, 21 से अगर आपको 34 बनाना है तो आप जो है 13 ऐड करोगे, है ना? 13 ऐड करोगे। 34 से अगर आपको 55 बनाना है तो आप जो है इसमें 21 ऐड करोगे। सर 3 को ऐड किया, 4 को ऐड किया, 13 को ऐड किया, 21 को ऐड किया, हम कर क्या रहे हैं? आप तब तक डिफरेंस लगाते रहिएगा जब तक आपको कोई लॉजिक ना दिखाई दे जाए। तो चलो हम अगर 3 और 7 का डिफरेंस निकालते हैं तो 4 आ जाएगा, 7 और 13 का डिफरेंस निकालते हैं तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 और 21 का डिफरेंस निकालते हैं तो 8 हो जाएगा। अब क्या आगे कैसे करेंगे सर? देखो 4 से अगर आप 6 पे जाना चाहोगे तो 2 जोड़ोगे, 6 से 8 पे जाना चाहोगे तो 2 जोड़ोगे, तो आगे जाने के लिए हम 10 जोड़ेंगे, है ना? 10 जोड़ेंगे। देखो अगर 3 से आपको 7 पे जाना है 4 जोड़ोगे, तो अगर 21 से आगे जाना है हमें तो हम 21 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो मतलब अगर हम 55 में 31 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 86। अगर 145 में हम 86 को ऐड कर दे रहे हैं तो 231 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? आप बोलोगे सर हो जा रहा है। तो देखो अब 10 में भी क्या करेंगे? 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 31 में हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 3 1 4 43 हो जाएगा। अब अगर 360 से हमें आगे जाना है तो 86 में हम क्या करेंगे? 43 को जोड़ेंगे और जो आएगा उसको हम 360 में ऐड कर देंगे। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 86 में हम 43 को जोड़ेंगे और जो संख्या निकल कर आएगी उसको अगर हम 360 में ऐड कर देंगे तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कुछ तो अपने आप करो। ये लेंदी सवाल था डियर फ्रेंड्स, बिना आप इसको जो है डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि तब तक आप सवाल को छेड़ते रहो जब तक आपका एक सिंगल डिजिट में या लॉजिक वाला आपका डिफरेंस नहीं आ जाता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। कैसे सॉल्व करना है मेरी कुछ बातें आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो मेरी कुछ बात जो बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा। बात क्या है सर? देखो जब भी मेल की बात करेगा, अगर उसमें पुरुष की बात कर रहा है तो उसे हम प्लस साइन से दर्शाते हैं। फीमेल की बात करेगा, स्त्री की बात करेगा तो उसे हम माइनस साइन से दर्शाते हैं। मतलब पुरुष की बात करेगा तो प्लस और अगर महिला की बात करेगा तो माइनस। अगर उसमें कहीं विवाहित जोड़ा है तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शा देंगे। विवाहित मतलब एक दूसरे की अगर शादी कहीं पर हुई रहेगी तो पति पत्नी रहेंगे तो उसे हम डबल बॉन्ड से
दर्शा देंगे। इतनी बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब भी वो बोलेगा क्वेश्चन में पिता, अगर ये आप हो, अगर वो बोल दिया पिता तो पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। मम्मी बोल दिया तो एक पीढ़ी ऊपर चली जाएंगी। अगर वो बोल दिया बेटा तो आप यहाँ पर हो, आपका बेटा आपके बाद ही आएगा। लेकिन आप सर कैसी बात कर रहे हो, ना तो जॉब मिल रही है ना तो शादी हो रही है, तो बाल बच्चे हमारे कहाँ से होंगे सर, है ना। लेकिन जब भी आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स, इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा, 99% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखो, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये आपके सामने निर्देश दिया गया है। इस जानकारी के आधार पर ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर है, यदि P भागे Q गुणे R माइनस M प्लस T है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इन चारों में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आपको केवल साइन को पकड़ना है, जो चिन्ह दिया गया है। यहाँ पर क्या है, भाग, तो इसमें भाग कहाँ पर है, आप बोलोगे सर यहाँ पर है भाग। भाग का मतलब A भागे B का अर्थ है A जो है B की बहन है। ये जो A है पहले वाली जो है वो दूसरे वाली की बहन है। तो मतलब यहाँ पर PQ है, तो इसका मतलब है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाला का क्या है, बहन है। ये जो P है ना सर, ये P जो है Q की बहन है, ये P जो है Q की बहन है। अच्छा सर यहाँ पर गुणा है, तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है A गुणे B का अर्थ है कि A जो है B का पुत्र है। मतलब ये जो पहला वाला है ये दूसरे वाले का पुत्र है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को लेते हैं तो Q और R है, तो Q जो है पहला वाला है, R दूसरा है। तो ये जो Q है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, R का पुत्र है, पुल्लिंग, तो हमने प्लस कर दिया। ये पुत्र किसका है सर, R का ये पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन है माइनस, माइनस कहाँ पर, इसमें यहाँ पर A माइनस B का अर्थ है A B का पति है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का पति है। तो अब इन दोनों को लेते हैं, माइनस इन्हीं दोनों के बीच में है ना, तो ये जो R है ये यम का क्या है, पति है। ये R पति है तो हमने इसको पुल्लिंग है प्लस से दर्शा दिया। पति है तो डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिया। किसका पति है सर, यम का वो पति है, हमने बना दिया। यहाँ पर है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, A प्लस B का अर्थ है A B की माता है, मतलब यम जो है T की माता है। यम जो है माता है, क्या है, माता है, तो हमने इसको माइनस से दर्शा दिया। माता है, T की माता है, तो मतलब T बेटा या बेटी होगा, तो T भागेगा कहाँ पर, नीचे भागेगा। अब देखो हमें क्या दर्शाना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। देखो T जो है T P का भाई है, सर T जो है P का भाई है। लेकिन आप ये बताओ, अगर हम आपको यही नहीं बताएंगे, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर किसी का जेंडर ही नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो T है वो P का क्या लगेगा, भाई है या बहन। आप बोलोगे सर जेंडर नहीं पता, तो हम ये तो नहीं बता सकते, मतलब ये कथन तो गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है कि T जो है Q का भाई है, ये जो T है Q का भाई है, Q का भाई है, तो सर इसका जेंडर नहीं पता, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि P जो है यम की बहन है, ये जो P है M की बहन है। अरे सर काहे आप पाप कर रहे हो, बात क्या है सर, देखो यम जो है R की पत्नी है, R का बेटा है Q, Q की बहन है P, तो मतलब यम, ये जो P है यम की बहन थोड़ी है, P जो है यम की बेटी है, तो बहन तो नहीं होगी, तो 4th ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो कह रहा है कि P जो है T की बहन है, T की बहन है, अगर ये लड़की होगी तब भी P बहन हो जाएगी, अगर ये लड़का होगा P तब भी बहन हो जाएगी। तो केवल ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। जो तरीका बता रहे हैं आप शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरे चैप्टर को आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन मेरी बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सॉल्व करने से पहले कुछ बात बता देते हैं। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आता है, मेरी एक बात ये स्टार बना के लिखिएगा। बात क्या है सर, कि हमेशा 2 से 3 फिगर आपको एक साथ बनाना है, एक फिगर पर आपको काम नहीं करना है, ठीक है।
चलो अब बनाते हैं सवाल को। देखो कह रहा है कि 7 मित्र OPQRST और U उत्तर दिशा की ओ के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। मतलब 7 व्यक्ति हैं तो हम 2-3 फिगर जरूर बनाएंगे। तो चलो सर हम बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। किधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं? उत्तर की तरफ ये सभी लोग मुंह करके जो है पिक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, अब ये दूसरा हमने बताया कि एक फिगर पर हमें काम नहीं करना है। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। सब लोग किधर मुंह करके बैठे हैं? उत्तर दिशा की तरफ। अब देखो कह रहा है कि P एक छोर पर बैठा है, तो P कहाँ पर बैठ सकता है? छोर का मतलब या तो P यहाँ पर होगा और या तो P यहाँ पर होगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि Q S के निकटतम बाएं बैठा है, तो अभी तो कॉमन नहीं मिला तो हम नहीं बता सकते। लेकिन देखो कह रहा है कि P T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो P है T के दाएं, तो आपके समकक्ष अगर इन लोगों का मुख है तो जो आपका दाया होगा वही इन लोगों का दाया होगा। तो मतलब इस साइड आपका दाया है तो इनका भी दाया होगा। और ये जो P है वो T के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सर अगर हम T को यहाँ पर बैठाते हैं तो ये बायां हो जाएगा। मतलब ये पहला फिगर तो हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सेट करना है। ये P दूसरा है किसके? T के। तो पहला दूसरा मतलब T कहाँ बैठा है? यहाँ पर। T के दाएं दूसरे स्थान पर P है। देखो कह रहा है कि U किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो आगे हम चलते हैं। देखो कह रहा है कि O जो है R और T के ठीक बीच में बैठा है। ये जो O है कहाँ बैठेगा? अगर यहाँ पर बैठा दे रहे हैं तो T और P के बीच में हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये जो O है R और T के बीच में है। O यहाँ पर बैठा है तो R हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। O जो है R और T के बीच में बैठ गया ना। अब आगे चलो, देखो कह रहा है कि Q जो है S के निकटतम बाएं बैठा है। ये जो Q है S के निकटतम बाएं, S को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तभी हमारा Q जो है बाएं पर बैठेगा, है ना। ये Q जो है S के निकटतम बाएं हो गया। अब देखो कह रहा है कि U किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो एक ही स्थान बचा है, यहाँ पर बैठ जाएगा U। और U जो है किसी छोर पर नहीं बैठा है। कह रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो सबसे दायां छोर, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। वो दाएं छोर की बात कर रहा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है? P बैठा है। तो P ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा और मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। एक फिगर पर आपको काम नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। इतना विस्तृत भाषा में हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, इतना डिटेल्स में हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यह एक प्रैक्टिस सेट नहीं है डियर फ्रेंड्स। इससे आप उतने टाइप के चैप्टर सॉल्व करना सीख रहे हो जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करा रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए, शिद्दत से देखिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है और आप जितने भी जन देख रहे हो तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। देखिए जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी वो बोलेगा पूरब तो आपको हमेशा याद रखना है पूरब जो है आपके दाहिने हाथ पर होता है। ठीक है, अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हो तब। अब उत्तर किधर होता है सर? ऊपर की तरफ होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, बाएं हाथ पर आपका पश्चिम होता है। जब भी वो बोलेगा, मान लो हमने यहाँ पर एक सेंटर रख दिया, हमने कहा कि पूरब की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है, तो पूरब की तरफ मतलब हम दाएं हाथ की तरफ चल देंगे। अगर वो बोल दिया उत्तर की तरफ जा रहा है तो ऊपर आपको हमेशा जाना है। इतनी बात आप हमेशा याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि संध्या अपने घर से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 15 किलोमीटर जाती है। मान लिया कि हमने ये रहा संध्या का घर, वो पूरब की तरफ जाती है, तो किस दिशा में जाएंगे सर? पूरब आपने बताया कि दाहिने हाथ की तरफ हम चले जाएंगे। देखो ये है संध्या, हमने इसको लिख दिया, ये है संध्या। यहाँ पर वो पहुंची, कितना किलोमीटर चल के? 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर है दायां किधर होगा? ऊपर की तरफ, बायां नीचे की तरफ
दायां हो जाएगा। तो नीचे की तरफ हमने उसको भेज दिया कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। वह फिर से दाएं मुड़ती है और रीना के घर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलती है। देखो नीचे की तरफ ये आपका अपोजिट है, इसका मतलब क्या है, आपका मुख अगर ऊपर की तरफ है तो उसका मुख नीचे की तरफ है। इससे क्या मतलब है, जो आपका दायां होगा वो उसका बायां होगा, जो आपका बायां होगा वो उसका दायां होगा। तो इधर तो आपका दायां है मतलब उसका बायां हो जाएगा। देखो कह रहा है कि वह फिर से दाएं मुड़ती है, तो दायां किधर होगा, इधर आपका दायां है मतलब उसका बायां है, उसे बाएं दाएं मोड़ना है। तो किधर मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी। कितना चल रही है वो, 15 किलोमीटर चल के यहाँ पर पहुंच गई। कहाँ, रीना का घर। ये घर किसका है, रीना का घर है, ठीक है। पहुंच गई। रीना के घर से वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। रीना का घर यहाँ पर है, उसका मुख पश्चिम की तरफ है। बाएं मुड़ेगी, कितना बायां नीचे हो जाएगा, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल के यहाँ पर वो पहुंच गई, ठीक है, 10 किलोमीटर। देखो रीना के घर से बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलकर यहाँ पर पहुँच गई। कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ती है और पारुल के घर पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर चलती है। फिर नीचे की तरफ उसका मुख है, बायां जाना है तो मतलब हमें हमारे दायां जाना है। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो वो पहुँच गई है किसके घर, पारुल के घर पहुँच गई है, ठीक है। ये पारुल का घर है। कह रहा है कि संध्या के घर और पारुल के घर के बीच की न्यूनतम दूरी, तो सर संध्या का घर यहाँ है, पारुल का घर यहाँ है। अगर उसको न्यूनतम दूरी चलना था तो ये ऐसे सीधा आती तब भी पहुँच जाती। देखो अगर ये डिस्टेंस 10 है और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगर इस टोटल डिस्टेंस को हम ले लें तो 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो आपके सामने ये बन गया एक ट्रिएंगल बन गया है, एक त्रिभुज बन गया है। तो ऐसा जब भी बनता है तो हमें पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, यही तो हमें निकालना है, तो उसे हम के स्क्वायर ही रहने देते हैं। लंब क्या है सर, 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। आधार कितना है, 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। हमें क्या करना, 400 में 225 को ऐड करना है, हो जाएगा 625। देखो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25 होता है। तो मतलब ये सीधी डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा उसे, 25 किलोमीटर चलती वो तो पहुंच जाती। ये फार्मूला आप याद रखिएगा पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सैलोलिज्म का। इस सवाल को बहुत सारे लोग गलत करते हैं, पर आपको बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो हम आपके सामने एक ये ऐसे अगर बना दे रहे हैं, इसका नाम हमने ए लिख दिया, इसके बाहर एक सर्कल ड्रा कर दिया, इसका नाम बी लिख दिया, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे क्या सभी ए जो हैं वो बी हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर रिलेशन होता है सभी का। अगर सभी पूछ रहा है क्या सभी ए बी है, तो आप 100% बोलिएगा कि सही है, ठीक है। अगर आपसे हम ये बोले क्या सभी बी जो हैं ए हैं, सभी बी ए हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सभी का रिलेशन नहीं होता है, वहां पर होता है कुछ का रिलेशन। क्या होता है, कुछ का रिलेशन होता है। तो चलो अब बनाते हैं ग्राफ और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि सभी लाल गुलाबी हैं, सभी लाल। अगर इसका नाम हमने लिख दिया लाल, हमने लिख दिया लाल, कह रहा है कि सभी लाल क्या हैं, गुलाबी हैं। इसको हमने बता दिया कि सभी लाल क्या हैं, गुलाबी हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी सफेद गुलाबी हैं। जो जितना भी हमारा सफ़ेद है वो सब क्या है, गुलाबी है। तो गुलाबी के अंदर ही आएगा हमारा सफ़ेद। तो हमने इसको ऐसे बना दिया कि सभी सफ़ेद जो हैं हमारे, सभी सफ़ेद वो क्या हैं, गुलाबी हैं। अब कह रहा है कि सभी गुलाबी नारंगी हैं। सर ये गुलाबी वाला तो हमारा सर्कल बाहर है, तो सभी गुलाबी क्या हैं, नारंगी हैं। क्या हैं, नारंगी हैं।
अब आपको चलना है निष्कर्ष पर। देखो कह रहा है कि सभी सफ़ेद नारंगी हैं। सर सफ़ेद यहाँ पर है, नारंगी यहाँ पर है, नारंगी के अंदर हमारा सफ़ेद है, तो अंदर से जब भी हम बाहर की तरफ जाते हैं तो निष्कर्ष हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो सभी सफ़ेद नारंगी हैं, बात आपकी सही है। देखो कह रहा है कि सभी नारंगी लाल हैं। सभी नारंगी लाल हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सर वहाँ पर रिलेशन होता है कुछ का, लेकिन उसने दिया है सभी का, मतलब सेकंड निष्कर्ष हमारा हो जाएगा गलत। अगला देखो कह रहा है कुछ नारंगी सफ़ेद हैं। सर नारंगी यहाँ है, सफ़ेद यहाँ है, तो बाहर से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर रिलेशन होता है कुछ का, और उसने ही यही तो कहा है कि कुछ नारंगी सफ़ेद हैं, मतलब ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष जो होगा आपका अनुसरण करेगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए वेन डायग्राम का सवाल है, बहुत ही प्यारा लॉजिक से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, पर मेरी बातों को आप गौरपूर्वक सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए, मतलब स्त्री माता बहन है। अब बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन से बनाते हैं और वो गलत कर देते हैं। आपको ऑप्शन से नहीं बनाना, कैसे बनाना है जो हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। स्त्री माता बहन है, आप ये बताइए क्या दुनिया की जितनी भी स्त्री हैं वो सब माँ बन जाती हैं? तो आप बोलोगे बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं सर जिनके कभी भी बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो वो माता नहीं बन सकती, मतलब सभी स्त्री माता नहीं बन सकती है। अब आप ये बताइए क्या दुनिया की जितनी भी माता होती हैं वो सब बहन हो जाती हैं? तो आप ऐसे बोलो, अगर मान लो कोई माँ है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है तो वो तो किसी की बहन नहीं होगी, तो मतलब दुनिया की सभी माताएं बहन नहीं हो सकती। अब आप रिवर्स चलो, क्या दुनिया की जितनी भी बहन होती हैं वो सब माता होती हैं? तो आप बोलोगे ऐसे कि बहुत सारी हमारी बहन ऐसी होती हैं जिनको कभी भी बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो सभी बहनें माता नहीं हो सकती। अब आप इसको बताइए क्या दुनिया की जितनी भी माता हैं वो सब स्त्री हैं? आप बोलोगे हाँ सर, दुनिया की जितनी भी माता हैं वो सब स्त्री के अंतर्गत ही तो आती हैं। अब आप एक बार पहले और तीसरे का रिलेशन बना लो, क्या जितनी भी बहनें हैं वो सब स्त्री हैं? आप बोलोगे हाँ सर, जितनी भी माता और बहनें वो सब क्या हैं? स्त्री के अंतर्गत आती हैं, मतलब माता और बहन स्त्री के अंतर्गत आती हैं। ना तो सभी माताएं बहन होती हैं ना तो सभी बहनें माता होती हैं, लेकिन दोनों में कुछ का रिलेशन होता है कि कुछ माँ बहन भी होती हैं और कुछ बहन माँ भी होती हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको ए में दिखाई दे रहा है और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पासे का सवाल है, बहुत ही शानदार तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो जब आपके सामने एक सिंगल डाइस दे दिया जाए तो इसमें दो स्थिति आपके सामने निकल कर आती है। अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहली स्थिति क्या है, अगर पासे के दो फलक को अगर हम जोड़ रहे हैं उनका योगफल 7 हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो साधारण पासा है। अगर दो फलक को जोड़ने पर, किसी भी दो फलक को जोड़ने पर अगर उनका योगफल 7 नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो मानक पासा है। और जब भी मानक पासा होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो संख्या दी गई होगी उसमें कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, बस आपको इतनी बात पता होनी
चाहिए। तो चलो सर 5 और 4 को जोड़ते हैं 9 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ते हैं 6 हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ते हैं 5 हो जाएगा। किसी भी दो फलक को जोड़ने पर 7 नहीं आया, इसका मतलब है कि ये मानक पासा है, और जब भी मानक पासा है तो कितना जोड़े कि 7 हो जाए। तो विपरीत किसका पूछ रहा था, ये हमें पहले पता करना है। देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 4 है, 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए। आप बोलोगे सर 4 में 3 को जोड़ दे तो संख्या हो जाएगी 7, और जितना हम जोड़ रहे हैं कि 7 हो जाए उतना ही हमारा होता है उस संख्या का अपोजिट। तो मतलब 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी हर एक बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। ऐसा प्रश्न जिसको अच्छे अच्छे बच्चे डरते हैं सॉल्व करने के लिए, मिसिंग नंबर का सवाल। वर्ग में जब भी मिसिंग नंबर का सवाल आता है कैसे सॉल्व करना है, बातों को आप समझिएगा। पहले और ज़रूरी बात याद रखिएगा कि जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई देगी उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम ज़रूर चेक करते हैं। ये दो बातें आप याद रखिएगा, कोई सा भी सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया गया है वर्ग, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है सर, सबसे बड़ी बड़ी संख्या। ये मत भूलिएगा डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बड़ी संख्या। तो चलो देखते हैं इस रो में 7 है, 5 है, 24 है। बड़ी संख्या इस रो की 24 है, 1 है, 3 है, 8 है। इस रो की बड़ी संख्या 8 है। तो मतलब हमें इस सवाल को बाएं तरफ से दाहिने तरफ की सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। 7 और 5 से हमें लाना है 24। अगर 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 35 हो जाएगा, 24 तो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, हम अगर 7 और 5 को जोड़ लें तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। हमें लाना है कितना 24। तो 12 से 24 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक 1 और 3 को जोड़ दो तो 1 3 कितना हो जाएगा 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी 8। मतलब सर 5 और 3 को हमें करना है ऐड, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। देखो 2 से हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है ना, तो 8 को भी 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 16 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सभी के सभी सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं आप सभी लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, जिसको आप सभी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20। जब हमारे सामने सर्कल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी सर्कल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है इसको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड पहला है कि आप किसी एक संख्या को आप पकड़ लो, मान लो हम इसको पकड़ते हैं तो इसके किनारे किनारे आप राउंड मेथड से ऐसे चलकर सॉल्व कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं आता है तब हम क्या करते हैं सर, क्रॉस मेथड लगाते हैं कि पहली संख्या का दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, पहली संख्या का चौथी संख्या से क्या रिलेशन है। तो चलो हम इसमें लगाते हैं राउंड मेथड। अगर 9 से 13 बनाना है तो 9 से 13 पर आने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में 4 को जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। 13 से अगर हमें 22 पे आना है तो 13 में 9 को जोड़ देंगे तो 13 9 22 हो जाएगा। सर पहले 4 जोड़ दिया फिर 9 जोड़ दिया, अब 22 में हम कितना जोड़े कि क्वेश्चन मार्क पर हम पहुंच जाएं। तो देखो मैंने आपको शुरू में ही एक बात बताई थी डियर फ्रेंड्स, क्या बताया था कि प्रश्न में यदि कोई संख्या ऐसी दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। अगर इस 4 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर
9 को लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर। लॉजिक आपको कहाँ से मिल रहा है, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 में ऐड कर दिया। 2 के बाद अगली संख्या क्या होती है 3, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 हो गया। 13 में 9 को जोड़ दिया तो 22 हो गया। तो मतलब 2 3 तो आगे कौन सी संख्या होगी 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16। तो 22 में 16 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगी संख्या 38 हो जाएगी, 38 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 38 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही शानदार तरीके से पूरे के पूरे सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। जिन्होंने भी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर, हम पहले सवाल से 20 सवाल तक एकदम डेडिकेशन के साथ जुड़े रहे और हमने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया है। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसका हम जीवन भर आपका आभारी रहेंगे डियर फ्रेंड्स। तो अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए, अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाने का प्रयास करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। डेली के रात 8:45 पर यह रीजनिंग की क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं डियर फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।